औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन कहलाता है। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए क्या है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट होती है जब मैसेंजर आरएनए का एक इनिशियल या स्टार्टिंग पोर्शन जो है वो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल से अटैच होता है राइबोसोम पर। मैसेंजर आरएनए हमने पीछे पढ़ा था कि वो आरएनए होता है जो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेकर आता है। तो मैसेंजर आरएनए जो है ये लाई करता है राइबोसोम के ऊपर इस तरह से कि वन ऑफ इट्स कोडॉन जो है वो एक वक्त में एक्सपोज होता है पॉलीपेप्टाइड साइट पर। और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें कम्प्लीमेंट्री 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, यह एंटीकोडॉन होता है और कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड टू द एक्सपोज कोडॉन ऑन द मैसेंजर आरएनए। इसको आप यूँ समझें कि जो मैसेंजर आरएनए है वो आकर पहले राइबोसोम की यूनिट से आकर राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद जो है उसके साथ इस तरह से अटैच होता है कि एक वक्त में उसका एक कोडॉन जो है वो एक्सपोज होता है। ट्रांसफ़र आरएनए जो उस कोडॉन के मैचिंग एंटी कोडॉन रखता है और उसके साथ अमीनो एसिड रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड भी अटैच होता है, वो आकर इस कोडॉन के साथ अटैच हो जाता है। As the messenger RNA molecule moves through the ribosome, successive codons on the messenger RNA are exposed. उसके बाद जब पहला अमीनो एसिड अटैच हो जाता है तो मैसेंजर आरएनए जो है थोड़ा सा आगे को मूव करता है राइबोसोम के ऊपर और उसका अगला कोडॉन जो है वो एक्सपोज हो जाता है और उस कोडॉन के मुताबिक नया ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो नया जिसके ऊपर नया अमीनो एसिड मौजूद होता है वो आकर उस राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। एक्सपोज्ड कोडॉन के साथ उसके एंटीकोडॉन्स अटैच हो जाते हैं। हर ये जो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल हैं वो अटैच्ड अमीनो एसिड रखते हैं जो कि एंड ऑफ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी पहला जो ट्रांसफ़र आरएनए को अमीनो एसिड लेके आया है, जब दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए दूसरा अमीनो एसिड लेकर आता है तो दोनों जो हैं ट्रांसफ़र अमीनो एसिड वो आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद है आरएनए एक्टिवेशन। पार्टिकुलर ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल बिकम अटैच्ड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड थ्रू द एक्शन ऑफ एक्टिवेटिंग एंजाइम कॉल्ड अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, वन ऑफ विच एग्जिस्ट फॉर ईच ऑफ 20 अमीनो एसिड। अब हर ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड अटैच होता है जो कि एक एंजाइम जिसे कहते हैं अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस, उसके ज़रिए एक अमीनो एसिड जो है वो एक ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह से 20 कॉमन अमीनो एसिड्स के लिए 20 टाइप के अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस मौजूद होते हैं। डायग्राम में देखें राइबोसोमल यूनिट दिखाया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए दिखाया हुआ है। ट्रांसफ़र आरएनए जो अमीनो एसिड लेके आया हुआ है वो ट्रिप्टोफैन है। उसके बाद ट्रिप्टोफैन जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच होता है और उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाता है। बुक में ये सारा दिखाया हुआ है। अब हम देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट कैसे होता है। इसको इनिशिएशन कहते हैं। तो प्रोकैरियोट में जो है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है इनिशिएशन कम्प्लेक्स के साथ
सबसे पहले एक ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो एक केमिकली मॉडिफाइड मिथायोनीन मॉलिक्यूल रखता है वो आकर स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है। हर प्रोटीन सिंथेसिस का पहला मॉलिक्यूल मिथायोनीन ही होता है। प्रोटीन कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर इनिशिएशन फैक्टर की प्रोटीन जो है वो राइबोसोमल सरफेस के ऊपर आकर अटैच हो जाती हैं पी साइट पर, यानी इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं वो पी साइट पर आकर अटैच हो जाती हैं। पी साइट राइबोसोम की वो साइट होती है, वो जगह होती है जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। और नियर बाय टू अदर साइट्स विल फॉर्म ए साइट फॉर अमीनो एसिड साइट वेयर successive amino acids bearing transfer RNA will bind, and E site for exist site where empty transfer RNAs will exist the ribosome। यानी अब राइबोसोम के ऊपर 3 साइट्स बनती हैं, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट पर ट्रांसफ़र आरएनए आकर अटैच होता है जिसके ऊपर सक्सेसिव अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। पी साइट पर अमीनो एसिड आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और ई साइट पर ट्रांसफ़र आरएनए जो फारिग हो जाते हैं वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनता है जो कि गाइड करता है होता है बाय अनदर इनिशिएशन फैक्टर कॉल्ड, जो कि AUG से अटैच होता है ऑन मैसेंजर आरएनए। डायग्राम में देखें उन्होंने लीडिंग सीक्वेंस दिखाई हुई है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, फिर F मेथायोनिन ट्रांसफ़र आरएनए दिखाया हुआ है और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट दिखाई हुई है जिसके ऊपर राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होगा पहले और उसको अटैच करेगा, दूसरी डायग्राम में देखें इनिशिएशन फैक्टर, और फिर उसके साथ आकर ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अटैच होगा जिसके ऊपर मिथायोनिन का अमीनो एसिड मौजूद होगा। इनिशिएशन फैक्टर जो है वो दोनों साइड पर होगा, एक ट्रांसफ़र आरएनए को अटैच करेगा और एक मैसेंजर आरएनए को। उसके बाद मैसेंजर आरएनए जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेगा, लेकिन उससे पहले जो है उसके ऊपर आकर, यानी जब मैसेंजर आरएनए अटैच होगा सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम सब की और उसके साथ ट्रांसफ़र आरएनए भी अटैच हो जाएगा, तो फिर लार्जर जो है सब यूनिट राइबोसोम की वो भी आकर अटैच हो जाएगी। लार्जर सब यूनिट जो है राइबोसोम की उसके ऊपर तीनों साइट्स होंगी, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट पर नए ट्रांसफ़र आरएनए आकर अटैच होंगे, पी साइट पर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ई साइट पर जो है ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो वहाँ से बाहर चला जाएगा। अब दूसरा जो स्टेप है वो है एलोंगेशन, रोल ऑफ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। आफ्टर इनिशिएशन कम्प्लेक्स हैज फॉर्म द लार्जेस्ट राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल विद द एप्रोप्रिएट एंटीकोडॉन अपीयर्स। तो जब इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसके बाद लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट इसके साथ आकर अटैच हो जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो एलोंगेशन फैक्टर्स की प्रोटीन आकर अटैच हो जाएंगी जो कि मैसेंजर आरएनए की रीडिंग को एक्सपोज करने में हेल्प करेंगी ए साइट पर। अब ए साइट पर जब मैसेंजर आरएनए की जो कोडॉन की रीडिंग्स हैं वो एक्सपोज होंगी तो उसके ऊपर जो है वो नया ट्रांसफ़र आरएनए आकर अटैच होगा जो नया अमीनो एसिड लेकर आएगा। जब दो अमीनो एसिड इकट्ठे हो जाएंगे एक दूसरे के साथ लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के और मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाएंगे, तो फिर एक केमिकल रिएक्शन होगा जो कि कैटालाइज होगा लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट की वजह से, और वो रिलीज़ करेगा इनिशिएशन मिथायोनिन फ्रॉम इट्स ट्रांसफ़र आरएनए और इसको अटैच कर देगा ट्रांसफ़र आरएनए की बजाय पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए सेकंड अमीनो एसिड के साथ। यानी जब लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो जाएगी और दो अमीनो एसिड अटैच हो जाएंगे तो पहला जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफ़र आरएनए से अलग हो जाएगा और उसको पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जो है लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट वो सेकंड अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगी।
राइबोसोम फिर आगे मूव करेगा 3 न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए के ऊपर 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और उसमें एक नया एलोंगेशन फैक्टर इसकी हेल्प करेगा। दिस मूवमेंट जो है वो ट्रांसलोकेट करेगी। इस मूवमेंट की वजह से पुराना जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो ई साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, जहाँ पर वो दोबारा से नए ट्रांसफ़र आरएनए को लेने चला जाएगा। At this point, containing 2 amino acid to the P side and exposes the next codon. अब इस जगह पर 2 अमीनो एसिड्स होंगे जो पी साइड पर मौजूद होंगे और नया कोडॉन एक्सपोज हो जाएगा मैसेंजर आरएनए पर ए साइड पर। जब नया कोडॉन एक्सपोज होगा तो वहाँ पर नया ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल उस कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, और उसके साथ जो है वो उसी का रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड भी मौजूद होगा। ये कोडॉन जो है नया ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो ए साइड पर अपने रिस्पेक्टिव कोडॉन के साथ अटैच हो जाएगा, और फिर जो है जो 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए थे तो दूसरे नंबर का अमीनो एसिड भी अपने ट्रांसफ़र आरएनए से अलग हो जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए तीसरे अमीनो एसिड से जुड़ जाएगा, और दूसरा जो है ट्रांसफ़र आरएनए वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और नया जो है वो अमीनो एसिड लेने चला जाएगा। इस तरह से ये चेन आगे को बढ़ती चली जाएगी। तीसरा स्टेप जो है वो है टर्मिनेशन। इलोंगेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि पूरी की पूरी प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा और एंड पर आकर चेन टर्मिनेशन नॉनसेंस कोडॉन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये UAA है। नॉनसेंस कोडॉन जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच नहीं होते और वो जो है वहाँ पर रिलीज़ फैक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिलीज़ फैक्टर उनको पहचान लेते हैं, और प्रोटीन जो कि रिलीज़ फैक्टर को पहचानने के बाद वहाँ पर उनका बनना बंद हो जाता है। फिर वो न्यूली मेड पॉलीपेप्टाइड फॉर्म जो हैं उनको राइबोसोम से अलग कर देती हैं। तो वहाँ जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो राइबोसोम से अलग हो जाती है तो उसके साथ साथ राइबोसोम की दोनों यूनिट्स भी अलग अलग हो जाती हैं और सारे ट्रांसफ़र आरएनएस भी अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है म्यूटेशन। चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज म्यूटेशन। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है उसमें अगर कोई तब्दीली आ जाती है तो ये म्यूटेशन कहलाती है। सेल ऑफ यूकैरियोट्स के अंदर जो है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डीएनए होती है, जो तमाम डीएनए जो है वो लाइंड अप होता है और इट वुड स्ट्रेच नियरली 100 बिलियन किलोमीटर 660 टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम दैट अर्थ टू जुपिटर। इतनी बड़ी लेंथ जो है वो डीएनए की होती है जो एक छोटी सी जगह पर पैक कर दी जाती है। फिर वो कहता है कि म्यूटेशन इन सेल में जो डीएनए में चेंजेस अकर करती हैं वो मिस्टेक होती है, या तो रेप्लिकेशन की वजह में कोई प्रॉब्लम हो जाता है या फिर जेनेटिक मैसेज जो कि भेजा जाता है मैसेंजर आरएनए के ज़रिए आगे को तो वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। म्यूटेशन जो है वो सोमैटिक सेल्स में जो होती है वो आगे ऑफस्प्रिंग को शिफ्ट नहीं होती, लेकिन वो जो है म्यूटेशन जो जर्म लाइन सेल में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है वो अगली जनरेशन में शिफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से नई म्यूटेशन होती है और इसकी वजह से सिलेक्शन प्रोड्यूस होती है और एवोल्यूशनरी चेंजेस पैदा होती हैं। तो म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन जो है वो उसको हम 2 बड़े टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन जिसमें क्रोमोसोम का तादाद में चेंज आती है, और दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन जिसमें डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक आ जाता है। तो क्रोमोसोमल एबरेशन जो है उसमें जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो सकता है या एक क्रोमोसोम लॉस हो सकता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। चेंजेस लाइक डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन इन पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम के
कुछ हिस्से या तो कट जाते हैं जिसे डिलीट होना कहते हैं, या कुछ हिस्से जो हैं वो डबल हो जाते हैं जिसे इंसर्शन कहते हैं, या एक क्रोमोसोम का पार्ट टूटकर दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, इसे भी इंसर्शन कहते हैं। और इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का पार्ट अपनी असल जगह से टूटकर किसी और जगह जाकर उल्टे रुख पर अटैच हो जाता है। सच क्रोमोसोमल एब्रेशन जो है वो सिंड्रोम पैदा करती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, नाइलीफेल्टर सिंड्रोम वगैरह। ये हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। फिर पॉइंट म्यूटेशन जो है, जिसमें क्या है कि मैसेज में इफेक्ट आ जाता है, प्रोड्यूसिंग अल्टरनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में चेंज आता है। अगर अल्टरेशन जो है सिर्फ वन और फ्यू बेस पेयर्स पर मुश्तमिल हो तो वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाती हैं। ये म्यूटेशन जो है वो पेयरिंग एरर की वजह से भी हो सकती हैं, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हो सकती हैं, या आपके फिर डैमेज हो सकता है म्यूटाजेंस यानी म्यूटेशन पैदा करने वाले एजेंट्स, खास तौर पर रेडिएशन और केमिकल्स की वजह से भी डीएनए के पार्ट्स टूट जाते हैं। पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल दो हैं, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि सिकल सेल में जो है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन में बदल जाता है, जो कि एन टर्मिनल एंड पर पोजीशन 6 पर होता है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, जिसकी वजह से टर्शी स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का चेंज हो जाता है और वो उसकी एबिलिटी जो है ऑक्सीजन कैरी करने की वो बहुत कम हो जाती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि ये डिग्रेडेड फिनाइल एलानीन जो है वो डिग्रेड या ब्रेक डाउन नहीं होती, क्योंकि एंजाइम जो है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज वो डिफेक्टेड होता है। फिनाइल एलानीन जो है वो कंसिक्वेंटली जो है अकोमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है सेल्स में, और वो मेंटल रिटार्डेशन पैदा करती है, जैसे की वजह से ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो सकता बचपन में ही, और वो जो है बच्चा वो अधूरा उसका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। बुक में जो डायग्राम दी हुई है उसमें ये सारी जो है एब्रेशंस दिखाई हुई हैं। नंबर 1 पे उन्होंने पॉइंट म्यूटेशन दिखाई हुई है, ए, बी और सी में है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और फ्यू बेसिस, जिसकी वजह से ए, बी और सी 2 दफ़ा हो गया है। ए, बी, सी की तरतीब जो है वो बदल गई है। उसके बाद जो है एडिशन होने की वजह से जो है वो सी का मॉलिक्यूल 2 दफ़ा आ गया है। उसके बाद डिलीशन होने की वजह से बी का मॉलिक्यूल वहाँ से निकल गया है, और पोजीशन में ट्रांसपोजिशन में क्या हुआ है कि सी बी की जगह आ गया और बी जो है वो सी की वजह से जगह आ गया है। और इस तरह से ये म्यूटेशंस पैदा होती हैं और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम पैदा करती हैं।